लेवल सबके निकलेंगे। ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी उसका लेवल बढ़ेगा, है ना। लेवल सिर्फ दूसरे तरीकों से नहीं बढ़ते, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही लेवल बढ़ेगा इसका। इस वीडियो में मेरा टारगेट है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में आपको समझाना। नील्स बोर जो कि जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड के बाद इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था अपना। तो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है अभी तक के लिए थोड़ा सा अप टू डेट माना जाता है, हालांकि कुछ लिमिटेशंस इस मॉडल के भी हैं, ओके, जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में देखने वाले। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। नील्स बोर वॉज बोर्न इन अ कोपेनहेगन ऑन अक्टूबर 7, 1885। इनका जन्म कब हुआ था? 1885 में इनका बॉर्न हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कोपेनहेगन में, ओके, 7 अक्टूबर। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी 1916। तो वहाँ पर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के तौर पे ये अपॉइंट किए गए थे। ही गोट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1922 के अंदर में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो याद रखना, ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर। यहाँ पे देखो, दिस वाज द नोबेल प्राइज़, और ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हुए उनको, ये उनका फ़ोटो है, ठीक है। तो अमंग द प्रोफेसर ऑफ बोर्स न्यूमरस राइटिंग 3 अपेयरिंग बुक्स आर। इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, मतलब इस रिसर्च थियोरी के अलावा इन्होंने 3 बुक पब्लिश करी थी। नाम क्या है? थियोरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थियोरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये 3 बुक इनके नाम पे पब्लिश हुई हैं। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, तो हमारे वीडियो का जो आज का मेन टारगेट है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल को समझना। तो इन 1913 नील्स बोर प्रपोज्ड द एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल डिस्क्राइबिंग द एटम ऑफ द स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन travel in a circular orbit around the positively charged nucleus like planet around the solar system with the attraction provided by the electrostatic force पॉपुलरली नोन एज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर में बोर्स ने क्या डिस्क्राइब किया? बोर्स ने बोला कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है एंड इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है? सेंटर में है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स, और वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये रिवॉल्यूशन का जो मॉडल है, ये मॉडल के लिए कौन फेमस है? नील्स बोर, ठीक है। इट वॉज बेसिकली एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ओवरकमिंग इट्स लिमिटेशंस। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवा के जो रदरफोर्ड ने अपनी डिस्कवरी रखी थी, उसके लिमिटेशंस को क्लियर करता हुआ ये मॉडल है, ठीक है। क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और कितने ऑर्बिट्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कैसा होता है, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। ऑन द मोस्ट ऑफ द पॉइंट ही in his agreement with him like the concept of nucleus electrons orbiting it, ओके। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक पाथ में घूमते रहते हैं। और इन्होंने ऑर्बिट्स के नाम तक दिए कि मतलब ऑर्बिट्स का एक लेवल होता है, ओके। ऑर्बिट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला ऑर्बिट था के शेल। पहले ऑर्बिट को क्या बोला गया? के शेल, जिसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में एल सेल, उन्होंने बोला एल सेल के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। फिर बोला एम सेल, एम सेल के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। और फिर आता है लास्ट में एन सेल, एन सेल के अंदर आ सकते हैं आपके 32 इलेक्ट्रॉन। तो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो कुछ इस तरीके से अरेंज था, जहाँ पे इन्होंने ऑर्बिट के नाम और उसके मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने समझा है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस स्टेबल इन ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है दैट इज़ ऑलवेज सफिशिएंट, वो कोई एनर्जी को रिलीज आउट नहीं करते। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से श्रिंकिंग ऑर्बिट का थियरी दिया था रदरफोर्ड ने। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स एनर्जी लेवल के साथ ही इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं।
ईच ऑर्बिट हैज़ डेफिनाइट एनर्जी, फिक्स एनर्जी एंड कॉल्ड एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। सारे एनर्जी जो होते हैं वो एक फिक्स होते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल। द ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज अ KLMN शेल, और इसी एनर्जी लेवल को क्या बोला गया, KLMN शेल। When the electron is lowest energy level, it is said to be the ground state। और उन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल के ऊपर है तो उसको क्या बोला जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट माना जाएगा। ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ द नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, तो इसके कुछ फीचर्स थे जो पोस्टुलेट्स बोलते हो आप, बहुत मेन चीज़ें होती हैं हाईलाइट्स, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिट एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जम्प्स आउट द एनर्जी लेवल। ओके, तो उन्होंने बोला कि जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, ये है K ऑर्बिट एंड L ऑर्बिट। तो उन्होंने बोला कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के लेवल को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी वो अपनी एनर्जी को या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। ओके, तो वो लूज करेगा या गेन करेगा उसको हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स एनर्जी। अब ध्यान समझना, कोई लेवल सबके निकलेंगे, कोई अगर हाई से बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब हाई पे है, मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और लो पे आ रहा है मतलब अपनी एनर्जी कम कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऑर्बिट बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट में जा रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करके जाएगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ओके, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब द एनर्जी। उन्होंने बोला अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो लो लेवल पे है, लेवल ऊपर बढ़ेगा उसका। जब उसका लेवल ऊपर बढ़ेगा तो आपको क्या याद रखना है, एनर्जी हमेशा क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी उसका लेवल बढ़ेगा, है ना। लेवल सिर्फ दूसरे तरीकों से नहीं बढ़ते, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही लेवल बढ़ेगा इसका। The energy absorbed or emit is equal to the different orbit between the energies of the two energy level E1 and E2 is determined by the Planck's equation। एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी कितना रिलीज होगा इसको आप प्लैंक के इक्वेशन से सॉल्व करके एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि इट वायलेट्स द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में हेजनबर्ग ने अपना एक और थियरम निकाला, एक और थियरी निकाली, और जिस थियरी में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व नहीं करते बल्कि वो रिवॉल्व करने के बजाय एक क्लाउड स्टेट में रहते हैं। तो जब क्लाउड स्टेट में रहते हैं तो उसको आप किसी ऑर्बिट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग जो हेजनबर्ग हैं, जो कि अभी की करंट थियरी है, उसके अकॉर्डिंग नील्स बोर का ये ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट गलत था। द बोर एटॉमिक मॉडल थियरी कंसीडर इलेक्ट्रॉन हैव बोथ नोन एज रेडियस एंड ऑर्बिट, एग्जाम्पल पोजीशन, मोमेंटम, शेप, टाइम, विच इज इम्पॉसिबल टू द हेजनबर्ग थियरी। ओके, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास दो में से एक ही चीज हो सकती है एक टाइम पे, या तो उसकी एक पोजीशन हो सकती है या तो मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि जो चीजें मोमेंट कर रही है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती, राइट। तो उन्होंने बोला कोई भी चीज या तो मोमेंटम रख सकता है या तो उसका एक फिक्स पोजीशन रख सकता है, राइट। The Bohr atomic model theory made the correct prediction for smaller size of atom like hydrogen, but poor spectral prediction are obtained when the larger atom are considered। ओके, तो जब बड़े एटम की बारी आती है तो उसमें बोर का एटॉमिक मॉडल उतना काम नहीं करता, छोटे एटम्स में ये एप्लीकेबल है जैसे कि हाइड्रोजन। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है? When the spectral line split into several component, the presence of magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी स्पेक्ट्रम को रखते हो, स्पेसिफिक कलर की लाइट को रखते हो, तो वो अपने स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाता है, और इस स्प्लिटिंग को नील्स बोर का कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाता। तो यहाँ पर ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है।